हेलो एवरीवन। द स्टूडेंट्स क्लब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ये पहला चैप्टर है, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड करा है। तो पहले हम लोग कुछ जनरल परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे जो कि इस चैप्टर में है। अगले चैप्टर में हम लोग और बातें जानेंगे कि पशुओं में क्या क्या होता है, उन्हें कैसे विभाजित किया जाता है, उनके दांत कैसे होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे पशु परिचर से संबंधित, पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने 2-3 बुक्स पढ़ के उनमें से खुद ये नोट्स बनाए हैं और टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम में आ सकता है और क्या नहीं। उस हिसाब से बनाए हैं और उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यह वीडियो और ये क्लासेस जो आने वाली है ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कैसे भी करके व्यूज़ ले लिए जाए और फिर आपको कोई कोर्स वगैरह बेच दिया जाए और पैसे कमा लिए जाए। इसका बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। द स्टूडेंट क्लब इज़ अ चैनल वेयर द स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर एंड क्रिएटिंग देयर कंटेंट। वो अपनी नॉलेज को जो है शेयर कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो चलिए, पहला चैप्टर है, पहला वीडियो है, हम लोग शुरुआत करते हैं तैयारी साथ में। आगे और भी बहुत से चैप्टर्स आने वाले हैं। कंप्लीट जो है पार्ट बी जो है मैं करवाने वाला हूँ। आपके शायद पूरे में से पूरे नंबर तो मैं गारंटी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 95% 90% मार्क्स जो है आपके इसके थ्रू आ जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो क्यों न 100% के पीछे न भाग करके अपने 90% को ही सिक्योर कर लिया जाए। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरी जर्नी हम लोग साथ तय करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। चैप्टर नंबर 1, पशुपालन से संबंधित बेसिक नॉलेज, सामान्य जानकारी। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी वर्डिंग्स को जो है बहुत ही जनरल रखूँ, बहुत जनरल। मैं कोशिश करूँगा और मैं रख भी लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो है पशुपालन। ये सामान्य परिभाषाएं हैं, शब्दावलियां हैं, वो कह लीजिए पहले चैप्टर में, तो वो आपके काम आएगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से सीधा एक आध क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले जो है चैप्टर है, परिभाषा है, वो है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत ही नॉर्मल शब्द है। इसका मतलब क्या है ये हम लोग जानते हैं। एनिमल हस्बेंड्री कहें तो थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश कर लेते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है, पशुपालन जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जो है पशुओं के प्रबंधन एवं उसके पालन पोषण के संबंधित जानकारियां ग्रहण कर पाते हैं। उसके पालन पोषण से संबंधित रिसर्च और सारी जो है जानकारियों का अध्ययन करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पशुओं का प्रबंधन एवं उनके पालन पोषण से संबंधित जानकारियों का अध्ययन करते हैं। प्रबंधन मतलब कि उनको कैसे रखना है, कौन सा उसके लिए परफेक्ट आवास है। जैसे मान लीजिए हमारे पास गाय है, तो गाय को कैसे रखना है, उसको कहाँ रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है और क्या नहीं करना है, जिससे कि वो अच्छे से जो है दूध उत्पादन कर सके और हमें अधिक से अधिक फ़ायदा दे सके। वो सब लोग हम लोग जो है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं पशुधन की। पशुधन हिंदी का शब्द है और आप इसे शायद इतने अवेयर नहीं हो जितने आप लाइव स्टॉक से रहते हैं। लाइव स्टॉक जो है इसकी वैकेंसीज आती हैं तो हम लोग सामान्यतः इस वर्ड को ही सुनते हैं, लाइव स्टॉक, जीवित धन। तो पशुधन, पशुधन के अंदर वो सारे एनिमल्स आएंगे, वो सारे पशु आएंगे जो कि मनुष्य को यानी कि हमें जो है वो लाभ देते हो, किसी न किसी रूप में हमें जो है प्रॉफिट देते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं गाय की, तो गाय हमें दूध देती है।
दूध से हम लोग मल्टीपल जो है उत्पाद बना लेते हैं, बहुत तरह के उत्पाद, जैसे कि दही हो गया, घी हो गया, मक्खन बाद में आ जाएगा, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें बना लेते हैं और जिससे हम लोग जो है लाभ कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। या फिर आप लोग सूअर मान लीजिए, सूअर ले लेते हैं, सूअर से हम लोग जो है मांस का उत्पादन कर सकते हैं। या फिर कोई और ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, जैसे कि घोड़ा हम लोग जो है परिवहन तो मान नहीं सकते आज के टाइम में, कौन घोड़े से जाता है, पर रेस के लिए या फिर ऐसी वैसी कई जगहों पे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घोड़ी, मान लीजिए किसी के लिए घोड़ी जो है आमदनी का साधन है आजकल, क्योंकि वो बारात में लेके चला जाता है तो उससे पैसे कमा लेता है। तो ऐसे ऐसे कोई भी वो जंतु या जानवर जिसको रख करके मनुष्य जो है लाभ या आर्थिक लाभ या फिर पैसा कमा सकता है, वो सब पशुधन के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं पशु प्रबंधन। ये एक बेसिक टर्म हो गया, पशु प्रबंधन। इसके अंतर्गत जो है कौन से पशुओं को रखना है, कौन से को बाहर निकालना है, या फिर पशुओं को क्या खाना खिलाना है। जैसे कि कोई गाय है या फिर कोई भैंस है, मान लीजिए वो अभी दूध दे रही है, तो उसको अभी कैसा खाना खिलाएं कि ज़्यादा दूध आ जाए उसका। या फिर अभी वो दूध नहीं दे रही है तो वो उसको कैसे प्रिपेयर करें कि जब वो माँ बनेगी तो ज़्यादा दूध दे। ऐसे हम लोग जो है उन्नत विधियाँ जो है इसके अंतर्गत, पशु प्रबंधन के अंतर्गत उपयोग करके उसके खाने पीने की, उसके प्रजनन की आदि की जो है क्रियाएं सीखते हैं, प्रबंधित करते हैं, तो वो आता है पशु प्रबंधन के अंतर्गत। अगली बात करते हैं मनोरंजन के लिए पशु पालना या फिर पेट एनिमल्स। ये हो गया ना मनोरंजन के लिए पशु पालना। ये कितना बड़ा और कितना ख़राब सा लगता है, तो हम लोग सीधा इसको सीख जाएंगे पेट एनिमल। पेट एनिमल वो सारे एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे पशु हैं जिसको हम लोग जो है ऐसे ही शौक के लिए पालते हैं। जैसे हो गया कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई पक्षी जैसे अपने तोता रख लिया, या फिर खरगोश रख लिया, कछुआ रख लिया। ये सारे जो हम अपने शौक के लिए रखते हैं उनको जो है पेट एनिमल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ पशुओं के बारे में और उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में। तो देखिए, पशु और उनके वैज्ञानिक नाम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हम लोग जो है एनिमल अटेंडेंट बनने वाले हैं आगे जा कर के। तो उनके बेसिक नाम एटलीस्ट जो गांव में होते हैं उनके नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। उनकी ही अधिकतर संभावना है कि वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा है पशु और एक तरफ लिखा है वैज्ञानिक नाम। अगर मैं ये सारे अभी आपको लिख के बताता, सारे नोट्स अभी लिखता, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता और आपका भी समय ज़ाया होता और मेरा भी होता। तो एटलीस्ट मैंने पहले से लिख के रखे हैं और मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग भी जो है इस PDF को डाउनलोड कर लो और उसके बाद में आप एक रीडिंग इस क्लास के जस्ट बाद में लगा लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं पशु की, और एक तरफ लिख रखा है हम लोगों ने वैज्ञानिक नाम, पशु वैज्ञानिक नाम। तो देखो, गाय को जो है हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। एक तो देसी गाय और एक विदेशी गाय। देसी विदेशी। तो जो देसी गाय है वही तो बॉस होगी इंडिया की। चलिए याद रखते हैं इसको। देसी गाय जो है वो ही तो बॉस है, ठीक है। गाय सबकी बॉस है, मान के चलो। गाय हमारी माता है, तो माता ऑलरेडी घर के अंदर बॉस होती है, तो गाय बॉस है। और हमारी देसी है मतलब इंडियन की है, इंडिया की है, तो बॉस इंडिक्स या फिर बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस हमारी देसी गाय है, इंडिया की है और बॉस है, बॉस इंडिकस। बॉस ऐसे ही याद रखने के लिए, गाय बॉस है, इंडिकस है, मतलब कि देसी गाय है। देसी गाय बॉस इंडिकस। और जो विदेशी गाय है उसमें गाय तो गाय है तो बॉस लगा दिया, और विदेश की है तो टॉरस लगा दिया। जो विदेश की एक नस्ल है ये मान के चलो, बॉस टॉरस। विदेशी गाय बॉस टॉरस, विदेशी गाय बॉस टॉरस, बॉस टॉरस विदेशी गाय। देसी गाय बॉस इंडिकस, देसी गाय बॉस इंडिकस, विदेशी बॉस टॉरस। अब बात करते हैं भैंस की। भैंस को जो है वो कहते हैं बुबेलस बुबेलिस। अब एक ही शब्द है भैंस, बुबेलस
बुबेलिस। भेड़, ये सारे देखो, गाय अपने को जब एनिमल अटेंडेंट बन जाएंगे तो हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी, भैंस भी देखने को मिलेगी, भेड़ भी देखने को मिलेगी। भेड़ को हम लोग कहेंगे ओविस एरिस। ये भेड़ को कहेंगे ओविस एरिस। भेड़ को कहेंगे ओविस एरिस। क्या कहेंगे? ओविस एरिस। ओविस एरिस। अगली स्लाइड पर चलते हैं। बकरी को कहेंगे हम लोग कैपरा हिरकस। बकरी को कहेंगे कैपरा हिरकस। कुत्ते को कहेंगे कैनिस फैमिलियरिस, या फिर कुत्ता जो है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उनका ये कुल है, जैसे हमारा होता है ना, वैसे ही उनकी जो है सारी जो है वो आते हैं कैनिडी या फिर कैनिस, इन सब के अंदर आते हैं। तो कुत्ते को कहेंगे कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। घोड़ा जो है वो इक्वस। घोड़े को कहेंगे इक्वस। सुअर को कहेंगे सस डोमेस्टिकस। यहाँ पे डोमेस्टिकस का मतलब हो गया घरेलू। सस यानी सुअर, घरेलू सुअर को कहेंगे सस डोमेस्टिकस। सस डोमेस्टिकस। सस डोमेस्टिकस। ऊँट को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया, एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाले ऊँट को कहेंगे कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस। और दो कुबड़ वाले को कहेंगे हम लोग कैमिलस बैक्टीरियनियस। कैमिलस बैक्टीरियनियस। मुर्गी को कहेंगे हम लोग गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस। तो यहाँ पे सिंपली याद रख लीजिए, डोमेस्टिकस का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं। बकरी कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस। कुत्ते को कहेंगे कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। घोड़े को कहेंगे इक्वस। सुअर को कहेंगे सस। घरेलू है तो डोमेस्टिकस। सुअर, सस डोमेस्टिकस। ऊँट को कहें ऊँट को दो भागों में बांट दिया। एक कुबड़ वाला ऊँट यानी कि कैमिलस ड्रोमेडेरियस। एक कुबड़ ड्रोमेडेरियस। एक कुबड़ ड्रोमेडेरियस। दो कुबड़ बैक्टीरियनियस। दो कुबड़ बैक्टीरियनियस। दो कुबड़ बैक्टीरियनियस। दो कुबड़ बैक्टीरियनियस। तीन। अब बात करते हैं मुर्गी की, तो मुर्गी को कहेंगे गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गी को कहेंगे गैलस डोमेस्टिकस। तो ये हम लोगों ने जो है बेसिक घरेलू जानवर थे उनके नाम सीखे। अब हम लोग आगे बात करते हैं एक संस्था की, NBAGR। NBAGR। अगली संस्था की हम लोग एक बात करते हैं NBAGR। NBAGR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। NBAGR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ये जो है ये क्या करता है कि राष्ट्र के जो पशु है यानी कि देसी जो पशु है उन पशुओं का पंजीकरण करता है, उनको जो है नाम वाम लिखता है कि भाई ये हमारे देसी पशु है, और उनका जो है एक रिकॉर्ड रखता है। NBACR क्या करता है, देसी पशु जो होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, और नई कोई देसी जाति आ गई है भाई, नस्ल आ गई है नई, तो उनको जो है राष्ट्रीय पहचान देता है ये NBAGR। और अब बात करते हैं कि वर्तमान में देसी नस्लें कितनी है, तो वर्तमान में टोटल 212 देसी नस्लें हैं। 212 देसी नस्लें हैं वर्तमान में। अब बात करते हैं और शब्दावली की, थोड़े और वर्डिंग्स हो जाए। ये वर्डिंग्स जो है रोज़मर्रा के हैं, वो पहले ही थी परिभाषाएं, अब हम लोग शब्दावलियों की बात कर लेते हैं। संकर चयन। संकर चयन के अंदर संकर चयन, इसका मतलब ये होता है कि एक संकर यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसी नस्ल या फिर पशु जिसका हम लोग चयन करेंगे, और उसका जो है किसी और अगर कोई मादा है तो किसी नर के साथ, यानी कि फीमेल है तो किसी मेल पशु के साथ, और मेल पशु है बेस्ट क्वालिटी का तो उसको फीमेल बेस्ट क्वालिटी के साथ जो है हम लोग रिप्रोडक्टिव या फिर रिप्रोडक्शन करवाएंगे, जनन करवाएंगे, जिससे कि जो है आगे जो होने वाले जो बच्चे हैं उनके वो और भी अधिक उच्च गुणवत्ता के हो। संकर चयन के अंदर कुछ नहीं होता है, बस बेस्ट क्वालिटी का पशु का चयन करा जाता है,
उच्च या शुद्ध गुणवत्ता के पशु का चयन करना ही संकर चयन है। बेस्ट क्वालिटी माने तो हमें जो नीड है, जैसे कि हमें ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नीड है तो हम लोग एक ज़्यादा दूध देने वाली गाय का चुनाव करेंगे, ठीक है। और फिर उसी के जैसे मेल का, मतलब जिस नस्ल का मेल जो है ज़्यादा गाय दूध देता है, उसी मेल तो क्या दूध देता है, पर मतलब उस नस्ल में जो है फीमेल ज़्यादा दूध देती है और मेल मान लीजिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला हो गया, तो उन दोनों के मध्य जो है रिप्रोडक्शन या फिर जनन करवाएंगे और फिर एक नई पीढ़ी को तैयार करेंगे, तो वो संकर पीढ़ी हो जाएगी। तो संकर पीढ़ी के लिए हम लोग जो है जंतुओं का चयन करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, उनको कहेंगे संकर चयन। अब अगली परिभाषा आती है कॉफ रीरिंग। कॉफ रीरिंग, इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, जो नया जो बच्चा होता है, नवजात होता है, जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, उसका पालन पोषण करना, जो नया पशु जन्मा है उसका पालन पोषण करना ही कॉफ रीरिंग कहलाता है। अब बात करें आवास की, तो आवास हम लोग जानते हैं पशु को जो रहने की जगह है वही उसी को ही कहते हैं आवास। हाइजीन या फिर साफ़ सफाई, यानी कि पशु जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर रोगहीन, जैसे कि कोई बैक्टीरियाज ना हो या फिर कोई ऐसे चीज़ें ना हो जिससे पशु बीमार हो जाएं, तो उसको कहते हैं हाइजीन मैनेजमेंट या फिर साफ़ सफाई रखना। अगली परिभाषा है यौवन आरंभ, यौवनारंभ। तो यौवनारंभ क्या होता है, जब कोई पशु होता है पहले छोटा होता है, फिर धीरे वो बड़ा हो जाता है, इस उम्र तक पहुंच जाता है जब वो जो है प्रजनन कर सके, प्रजनन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं यौवनारंभ। अब हम लोग बात करते हैं गर्भकाल की। गर्भकाल यानी कि जब जो है किसी पशु ने गर्भ धारण करा और जब जो है प्रसव से उसने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बीच का जो टाइम है उसे हम लोग कहेंगे गर्भकाल। अब बात करते हैं बंध्याकरण की। बंध्याकरण यानी कि किसी को बांझ बना देना, नर या फिर मादा को जनन के लिए अयोग्य बना देना, मतलब कि उसके जो है जनन योग्य अंग जो है उनको किसी न किसी रूप से बाधित कर देना, उनमें जो है कुछ कमी पैदा कर देना, जिसके बाद वो जनन नहीं कर पाएंगे और बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, इसको कहते हैं बंध्याकरण। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, कलिका रोधन। पशुओं में सींगों का रोधन करना, सींग रोधन। अब देखो, छोटा फूल होता है तो उसे क्या कहते हैं, कली। जब बड़ा बन जाता है तो उसे कहेंगे हम लोग फूल या फिर फ्लावर, ठीक है। तो वैसे ही जब कोई छोटा पशु होता है 1-2 दिन का, तो उसके अंदर हम लोग जो है सींगों का रोधन करेंगे, उसको रोकेंगे या फिर उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे, तो उसको कहेंगे कलिका रोधन। और जब वो बड़ा हो जाता है पशु तो उसको कहेंगे हम लोग सींग रोधन, ठीक है। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, जो मेरे को जो है इम्पॉर्टेंट लगती है, क्योंकि अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग मेडिकल से रिलेटेड ही कुछ पढ़ेंगे। तो कैथीटर, कैथीटर वह उपकरण होता है, वह यंत्र होता है, वह टूल होता है जिससे हम लोग जो है पशु के जो है पेशाब को बाहर निकाल लेते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग कैथीटर। अब अगली परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। अगली परिभाषा है प्रीमीपेरस। प्रीमीपेरस, इसको जो है हम लोग समझें तो प्रीमीपेरस जो है वह पशु है, वह मादा पशु है जो कि पहली बार किसी बच्चे को जन्म दे रही है। पहली बार अगर कोई मादा किसी बच्चे को जन्म दे रही तो उसे कहेंगे हम लोग प्रीमीपेरस। क्या कहेंगे, प्रीमीपेरस। डाउन काल्वर, डाउन काल्वर, डाउन काल्वर यानी कि जब कोई मादा किसी बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो गई है, मतलब वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, तो उसको हम लोग कहेंगे डाउन काल्वर, उसको कहेंगे डाउन काल्वर। प्री मार्टिन, अगली परिभाषा है प्री मार्टिन। प्री मार्टिन के अंदर क्या होता है कि किसी मादा पशु के जो है वो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। जुड़वा बच्चे होने के बाद एक मादा जो उसके अंदर बच्चा है वो बंध्य होती है और नर बच्चा जो है वो सामान्य होता है। यानी कि प्री मार्टिन के अंदर मादा किसी पशु के जो है 2 बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए, और उस जुड़वा बच्चों में जो है मादा पशु जो है वो बंध्य होगी और नर जो है वो सामान्य होगा। यानी कि जो मादा है, जो किसी पशु के जो बच्चे हुए थे जुड़वा, उसमें जो मादा पशु है वो भविष्य में कभी जो है
जनन नहीं कर सकती या फिर बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, वह है फ्लशिंग। फ्लशिंग के अंदर क्या होता है कि कोई मादा पशु है जो कि प्रजनन काल के अंदर है अपने, तो उस प्रजनन काल के आने से 2-3 वीक पहले, यानी कि 2-3 सप्ताह पहले हम लोग जो है उसको हेल्थी फूड देते हैं, एक्स्ट्रा हैवी हेल्थी फूड देते हैं। मतलब उसको जो है हम लोग अधिक खाना खिलाते हैं कि भाई अब जो ये प्रजनन करने वाली है तो हम लोग इसको जो है हेल्थी और अच्छा खाना खिलाते हैं, ताकि इसके जो एग्स होंगे या फिर जो अंडे होंगे या फिर जो आने वाला बच्चा है वो ज़्यादा स्वस्थ हो। इसको हम लोग कहते हैं फ्लशिंग। अब हम लोग बात करते हैं अगली परिभाषा की, जिसमें मैंने पहले से इम्पोर्टेंट लगा रखा है, वो है डीबार्किंग। डीबार्किंग, डीबार्किंग, डीबार्किंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जो है 1 दिन के बच्चे, यानी कि नया नया जो चूज़ा पैदा हुआ है, उसकी चोंच के आगे के भाग को थोड़ा सा काट देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग डीबार्किंग। उसको कहते हैं हम लोग डीबार्किंग। अगली परिभाषा है हुफ ट्रिमिंग। हुफ ट्रिमिंग, हुफ ट्रिमिंग, ट्रिमिंग का मतलब काटना। तो हुफ ट्रिमिंग यानी कि इसके अंतर्गत जो है कोई पशु है उसके जो खुर है जो ज़्यादा बढ़ गए हैं उनको जो है काटना, उसको कहेंगे हुफ ट्रिमिंग। अब हम लोग बात करते हैं कास्टिंग। अगली परिभाषा है कास्टिंग। जब हम लोग जो है किसी जंतु को जो है वो दवाई दे रहे हो या फिर इंजेक्शन दे रहे हो या फिर और कोई काम कर रहे हो, उसके लिए उस पशु को हम लोग तैयार करते हैं। जैसे कि भाई इंजेक्शन दे रहे हैं मान लो, तो पशु के जो है पैर बांध दिए, उसको जो है कहीं सटा कर खड़ा कर दिया, तो ये सारी प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है कास्टिंग। अगली प्रक्रिया की बात करें या फिर अगली परिभाषा की बात करें, तो शब्दावली की बात करें, वो है डबिंग। डबिंग, मुर्गों के सर पे जो है कलंगी होती है ना, छोटे मुर्गे जो होते हैं सामान्य 3 दिन के, उनके जो है सर की कलंगी को काटना, उसे कहते हैं डबिंग। उसको कहते हैं डबिंग। अगली परिभाषा वो है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर, मुर्गे को मांस हेतु पालना। जब किसी मुर्गे को जो है मिनिमम 8 वीक्स यानी कि 8 सप्ताह तक किसी मुर्गे को जो है वो मांस के लिए पालना कहलाता है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की। अगली परिभाषा है रोस्टर्स। रोस्टर्स, तो रोस्टर्स जो है चूज़ों को कहते हैं जो कि मिनिमम 9 से 12 सप्ताह के चूज़े जो होते हैं उन्हें कहते हैं रोस्टर्स। अब बात करते हैं डीवर्मिंग। डीवर्मिंग, डीवर्मिंग, वर्मिंग, डीवर्मिंग। डीवर्मिंग यानी कि कृमियों से मुक्त करना। मुर्गे जो होते हैं सामान्यतः, मुर्गों के पेट के अंदर बहुत सारी कृमि होती है, जैसे हमारे मनुष्यों के पेट के अंदर गोल कृमि या फिर हम लोग जिसे कहते हैं चुनियाँ वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही मुर्गों के अंदर भी कुछ न कुछ होता है, उनके पेट के अंदर भी। तो उनको जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं डीवर्मिंग। उसको कहते हैं डीवर्मिंग। अगली परिभाषा वो है कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म के अंतर्गत क्या होता है कि उनके मुर्गियों के अंदर जो है वो NaCl की कमी हो जाती है। NaCl की कमी होने के कारण वो मुर्गियां क्या करती है कि एक दूसरे को चोंच से मारती है, एक दूसरे को चोंच से मार करके घायल कर देती है। कैनाबोलिज्म के अंतर्गत NaCl की कमी के कारण मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती है। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, कैपेन। कैपेन, कैपेन के अंतर्गत जो बंदियाकृत वह मुर्गा जो कि अब आगे जनन नहीं कर सकता, उसको कहते हैं कैपेन। अब बात करें लैक्टेशन पीरियड की। लैक्टेशन पीरियड यानी कि दूध देने का पीरियड। तो पशु जो है सामान्यतः दूध कब देता है? पशु सामान्यतः दूध देता है जब वह प्रसव कर लेता है या जब वो ब्याह जाती है, उसके बाद से लेकर के दूध न आने तक, मतलब जब उसका दूध आना बंद हो जाए उस पीरियड को, यानी कि ब्याहने से उसके उस प्रजनन काल के दूध बंद होने तक का समय।
उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, वो है कोलेस्ट्रम या फिर खीस। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट था। लैक्टेशन पीरियड इम्पॉर्टेंट है, कैनाबोलिज्म इम्पॉर्टेंट है, और ये डिबार्किंग इम्पॉर्टेंट है, हुफ ट्रिमिंग हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप लोग जो, और डाउन काल्वर भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए, फ्री मार्टिन भी इम्पोर्टेंट मान लीजिए। ये सारी जो है इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी। अब हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रम या फिर खीश। इससे तो हम लोग जो है परिभाषित या परिचित ही है, अगर आप लोगों ने पशुपालन या फिर आपके घर में पशु वगैरह है तो। माँ का प्रथम दूध जो खीस क्या होता है, जो माँ प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म देती है, कोई जानवर जो है वो बच्चे को जन्म देता है, तो उसका जो है प्रसव के बाद पहला जो दूध होता है, ब्याने के बाद उसका जो पहला दूध होता है, उसको ही जो है कोलेस्ट्रॉम या फिर खीस कहा जाता है। इस दूध की विशेषता क्या है, ये पूछी जा सकती है। तो IgG एंटीबॉडी इसके अंदर होती है। यह एंटीबॉडी क्या करती है, यह एंटीबॉडी जो बच्चा जो सबसे पहले लेता है, दूध पीता है, तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो एंटीबॉडीज़ कितने प्रकार की होती है, तो एंटीबॉडीज़ होती है IgG, IgD, IgE, IgG, IgM, IgA। तो ये इतनी सारी एंटीबॉडीज़ होती है। उसमें से ये G पर्टिकुलरली जो है वो कोलेस्ट्रॉम के अंदर होती है, जो कि रोग प्रतिरोधकता बढ़ाती है बच्चे के अंदर, और यह होती है माँ के प्रथम दूध के अंदर। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने बेसिक परिभाषाएं जानी। मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और इसके PDF नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस आने वाली है।